स्टूडेंट्स, हम अपना वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे 1947 से 1990 तक डिफरेंट सेक्टर्स में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए। यहाँ पूरा फोकस करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। बोर्ड पे मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको समझ आ जाए कि इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए, जो पॉलिसी बनाई गई, उसके जो रिजल्ट्स आए, उसमें जो रिफॉर्म्स हमने किए उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है हमारा लैंड रिफॉर्म्स, इसको आप लीगल मेजरमेंट भी कह सकते हो। ये जो लैंड रिफॉर्म्स में जो पॉइंट्स करेंगे सारे ऐसे थे जो सरकार ने कानून ऐसे बनाए जिससे ये रिफॉर्म्स हुए, तो इसको आप लीगल रिफॉर्म्स भी कह सकते हो। दूसरा हम टेक्निकल रिफॉर्म्स करेंगे। टेक्निकल रिफॉर्म्स में कि यहाँ लोगों ने दूसरे देशों से टेक्निक को अडॉप्ट किया या धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज किया गया। तो इसमें हम देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स कौन कौन से, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप होना, नए पेस्टिसाइड्स यूज करना, ये सब हम किस में देखेंगे? टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो इसमें हम पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर का देखेंगे और यहाँ एक एक पॉइंट से हम शुरू करेंगे। यहाँ सबसे पहले लैंड रिफॉर्म का अगर आप चार्ट देखें ध्यान से, पहले पूरे चार्ट को समझा रहे फिर एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आप लैंड रिफॉर्म्स को देख रहे हैं तो लैंड रिफॉर्म्स में देखिए इसके 3 पॉइंट हमारे पास बने हैं। फर्स्ट है इसमें एबोलिशन ऑफ इंटरमेडिएटर्स या इंटरमेडिएटर्स, जो हमारे पास सिस्टम था। पहले इसी पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पता है कि हमने देखा था कि अंग्रेजों के टाइम में एक नया सिस्टम डेवलप हुआ था, जमींदारी सिस्टम। और जमींदारी जो सिस्टम था उसके कारण हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा था। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा जो है अंडर डेवलप्ड रह गया था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस करीब देश में 57% ऑफ जो एरिया था वो जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत था, 57%। अब इसमें क्या था, जमींदारी सिस्टम में आपको पता था कि पूरे गांव में जमींदार नियुक्त कर दिया जाता था, वही रेंट वगैरह कलेक्ट करता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले जो है इस सिस्टम को खत्म करने के लिए प्रयास किया गया। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी, अभी हमने शॉर्ट टर्म गोल में कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही हमने ये जो जमींदारी सिस्टम है इसको खत्म करने के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए थे। और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लेम किए गए उससे क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान तक जो सिस्टम था वो जमींदारी सिस्टम को टोटली जो है वो खत्म कर दिया गया। करीब जो है 173 मिलियन एकड़ जो जमीन है वो इंटरमेडिएटर से मुक्त करवाई गई। और जो 20 मिलियन टेंडेंट्स क्या होते हैं, ये वर्ड आपका बार बार यूज होगा। टेंडेंट्स होते हैं जो जमीन पर वास्तव में कल्टीवेशन करता है, जमीन पर वास्तव में खेती करता है, उसको बोलते हैं टेंडेंट। ये जो टर्म्स थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, जमींदार वो टेंडेंट, जो जमीन पे खेती कर रहा है वो टेंडेंट, जो रेंट कलेक्ट कर रहा है, जो मालिक है वो जमींदार। तो इससे 20 मिलियन जो टेंडेंट्स हैं वो स्टेट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि अब जो टेंडेंट हैं वो जमींदार को रेंट नहीं देंगे, जो टेंडेंट हैं वो डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट को ही रेंट प्रोवाइड करेंगे। 20 मिलियन टेंडेंट जो हैं वो जमींदारी सिस्टम से मुक्त करवाए गए। लेकिन आपको भी पता है इंडिया में जो भी कानून बनता है उस कानून का कोई ना कोई लूप होल्स उसमें होते ही होते हैं। कुछ छेद होते हैं, कुछ लूप होल्स रहते हैं। ये कानून भी बहुत अच्छे से इम्प्लाई किया गया था, लेकिन जो जमींदार सिस्टम है वो पूरा खत्म, ऑन पेपर्स तो खत्म हो गया लेकिन ऑफ पेपर से खत्म नहीं हो पाया। रीजन क्या था, इसमें जो है जमींदारों को छूट दिया गया जमीन के ऊपर राइट रखने के लिए जो पर्सनल कल्टीवेशन करता, मतलब जो जमींदार जमीन के ऊपर खुद खेती कर रहा है उसको टेंडेंट की श्रेणी में डाल दिया गया। अभी जो पर्सनल कल्टीवेशन की जो डेफिनेशन थी वो इतनी ब्रॉड रख दी गई कि जो जमींदार थे ऑलमोस्ट जमींदारों ने अपने पास ही जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा रखा और जो टेंडेंट हैं उनको वो दे नहीं पाए।
क्या कहा गया कि जो जमींदार खुद खेती नहीं कर रहे वो जमीन का डायरेक्ट हिस्सा टेंडेंट को दे। लेकिन जमींदारों ने क्या किया, पर्सनल कल्टीवेशन के नाम पर एक लार्ज एरिया की हम तो खुद ही खेती कर रहे हैं, हम जमींदार नहीं है, टेंडेंट है, इस तरह से लूप करके बहुत सारा हिस्सा अपने पास रखा। लेकिन फिर भी इससे फायदा हुआ कि जमींदारी सिस्टम से देश को जो है वो मुक्ति मिली। सेकेंड है इसमें लैंड रिफॉर्म्स में आपके पास टेंडेंसी रिफॉर्म्स। जो टेंडेंट, जो जमीन टेंडेंट थे उनकी जो राइट्स को लेकर जो किया गया वो फर्स्ट इसमें रेगुलेशन ऑफ रेंट। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो जमींदार हैं वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे कि कहीं कहीं टोटल प्रोडक्शन का 70% तक रेंट के रूप में कलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने रेंट को रेगुलेट कर दिया, कानून बना दिया गया कि कोई भी जो ऑनर है लैंड का वो टेंडेंट से इतने परसेंट से ज़्यादा रेंट कलेक्ट नहीं कर सकता। अब ये ऑनर और टेंडेंट कौन है? जैसे मकान मालिक और किराएदार होता है वही। जमीन मेरी है लेकिन मैं जमीन पे खेती नहीं करना चाहती, मैंने जमीन को किसी को लीज पे दे दिया, वो 3 साल तक 2 साल तक खेती कर रहा है, बदले में मुझे उसका कुछ हिस्सा दे रहा है। तो ये था टेंडेंट वाला। तो इसमें रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब कि रेंट रेगुलेट कर दिया गया, कानून बनाया गया। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये कानून था, लेकिन 1/4 या 1/5 से ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन का कोई भी रेंट कलेक्ट नहीं कर सकता। मोर देन 1/4 मतलब 25% से ज़्यादा कोई भी जो ऑनर ऑफ लैंड है वो टेंडेंट से रेंट के रूप में नहीं ले। ये पाया था, कानून बनाया गया कि कोई टेंडेंट इससे ज़्यादा रेंट नहीं दे। हमारे एक में इसकी मैरिट और डिमेरिट कर रहे हैं। तो रेगुलेशन ऑफ रेंट जो है वो कानून तो बहुत अच्छा बना, लेकिन रूरल एरियाज में जो लैंड ऑनर्स हैं उनका बहुत सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होल्ड होता है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होल्ड उनका बहुत ज़्यादा है। तो कागजों में तो वो उतना ही दे रहे थे, लेकिन ऑफ पेपर्स उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो जारी रहा। जितना फिक्स रखा गया उससे ज़्यादा उनसे रेंट जो है वो कलेक्ट किया। अगर वो प्रोटेस्ट करते, मान लीजिएगा किसी ने विरोध किया, शिकायत की, तो आपने उसको ज़मीन से बाहर निकाल दिया, खेती करने का राइट ले लिया कि नहीं मुझे तो अपने आप खेती करनी है। क्योंकि इसमें आपके पास क्या था कि अगर आप खुद खेती नहीं कर रहे, किसी को एग्रीकल्चर करने के लिए दे रहे हो तो ही वो टेंडेंट है। तो आपने क्या दिखा दिया, ऑन पेपर से आपने क्या दिखा दिया कि नहीं अब तो हमें खुद ही इसके ऊपर एग्रीकल्चर करना है। तो जो प्रोटेस्ट करते उनको लैंडलॉर्ड जमीन से बाहर निकाल। तो ये जो है हर एक में हम ये देखेंगे कि जो लॉ है ये इम्प्लीकेशन इनका प्रॉपर ढंग से नहीं। लॉ बनाए तो बहुत अच्छे ढंग से गए, इंडिया में हर एक कानून का ऐसे ही बनता बहुत अच्छे ढंग से है, लेकिन इम्प्लीकेशन में इसमें कुछ लूप छोड़ दिए जाते हैं और उन लूप की वजह से जो है वो इम्प्लीकेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हुई। और ये स्थिति आज भी है। आज भी आप चारों तरफ ऐसे मैसेज उड़ा हुआ, आज देखो कितने कानून बने हुए हैं, लेकिन उन कानून को फॉलो कौन कर रहा है? कोई फॉलो नहीं कर रहा। अब मैरिज वगैरह में 50 तक का कानून बना हुआ है इस टाइम पे, लेकिन आप देखो कई शादियाँ, बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही आसपास में, जो कोई भी सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ के और आराम से काम हो रहा है। तो रेगुलेशन ऑफ रेंट गवर्नमेंट ने ऑन पेपर्स बनाया, लेकिन कई कई जगह जहाँ जो है लैंड ऑनर्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन लैंड ऑनर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से रेंट कई बार ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा टेंडेंसी रिफॉर्म से सिक्योरिटी ऑफ टेंडेंट। जो टेंडेंट थे उनको सिक्योरिटी दी गई। क्या सिक्योरिटी दी गई? कि जब तक कोई टेंडेंट रेंट को टाइम से दे रहा है तब तक आप उसको जमीन से बेदखल नहीं कर सकते। मान लो मैंने इस साल खेती की एज ए टेंडेंट, अगले साल लैंड ऑनर मेरे को ये कह दे कि आप इस जमीन पे खेती नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं रेंट प्रॉपर ढंग से दे रही हूँ तो वो मुझसे जमीन खाली नहीं करवा सकता। और अगर जमींदार खाली करवा रहा है, क्योंकि ये भी कानून था कि अगर किसी को पर्सनल कल्टीवेशन करना है, कुछ जमीन पे खेती करनी है, तो आप खाली करवा सकते। तो अगर जमींदार है वो अगर पर्सनल, क्या जमींदार का मतलब है लैंड ऑनर,
लैंड ऑनर अगर पर्सनल कल्टीवेशन के लिए जमीन खाली भी करवा रहा है तो भी उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका मिनिमम एरिया जो है, सारी जमीन एक साथ नहीं ले सकता, कुछ मिनिमम एरिया जो है वो टेनेंट के पास उसको छोड़ना ही पड़ेगा। कानून बहुत अच्छा था, लेकिन वही इसके ड्रॉबैक्स रहे कि इसमें कहा कि जो पर्सनल कल्टीवेशन है, तो पर्सनल कल्टीवेशन में क्या हुआ कि जब भी खाली करवाना होता, कोई भी अगर मान लो डिस्प्यूट हो जाता तो आप एक क्लोज दे देते कि हमें तो खुद इस पे पर्सनल कल्टीवेशन करना है, तो उनको खाली करना ही करना, क्योंकि ये वॉलेंट्री था, कंपल्सरी नहीं था। तो अगर टेनेंट जो है वॉलेंट्री सरेंडर नहीं करेगा तो कोई कानून उसकी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन गांव में वही जमींदार लैंडलॉर्ड इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि कोई भी टेनेंट जो है वो उनको अपोज नहीं कर सकता। उनको थ्रेट्स मिलती है, धमकियाँ मिलती है, और धमकियाँ मिलने की वजह से गवर्नमेंट उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाती। तो ये कानून की कमी नहीं थी, ये हमारा सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि गाँव में जो टेनेंट थे उनको दबाया जाना था। कोई भी कानून बना दिया, लेकिन जो लैंड ऑनर थे उन्होंने उनको प्रेस करना जारी रखा, और इसी वजह से देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में टेनेंट जो हैं उनका कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आज भी आप देखो, आज आप देखते हैं इतने सालों के बाद भी महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका, कितने सारे फार्मर्स वहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये क्यों फार्मर्स को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ रही है कि ये कानून जो है, इन कानून को जो तोड़ने का राइट है वो सबके पास है। तो ये लैंड रिफॉर्म्स में हमने फर्स्ट किया कि जो इंटरमैजिस्ट्रेट्स है वो खत्म कर दिए। सेकंड हमने किया कि जो टेनेंट है उनको गवर्नमेंट ने क्या राइट दिया। तीसरा हमने कहा था कि जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस छोटे छोटे बिखरे बिखरे खेत थे, अब ये छोटे छोटे जो बिखरे बिखरे खेत थे इनमें क्या है, कोई भी न्यू टेक्निक आप डेवलप नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का, रीऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर लैंड थी उसको रीऑर्गेनाइज किया। अब रीऑर्गेनाइजेशन में क्या मेथड अडॉप्ट किए गए वो है हमारे पास यहाँ। फर्स्ट है लैंड सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड सीलिंग क्या था, गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेट्स में लॉ बना दिया कि कोई भी एक सिंगल पर्सन इतने एकड़ जमीन से ज्यादा अपने पास जमीन नहीं रख सकता है। ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ब्रिटिश काल में जो जमींदार थे उन्होंने बहुत सारे किसानों की जमीन जो है वो एक्वायर कर ली थी। मान लीजिएगा कोई फार्मर जो होता है वो रेंट नहीं दे पाता था, तो रेंट के एवरेज में उसकी जो कागज है, उसकी जमीन के कागज है वो अपने नाम करवा दिए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस उस समय जो लैंड ऑनर्स थे, जमींदार थे, उनके पास जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा था, और गांव में लैंडलेस जो टेनेंट थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए कि जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग प्रोग्राम चलाया। लैंड सीलिंग प्रोग्राम में था कि एक जो मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई कि कोई भी जमींदार इस लिमिट से ज़्यादा अपने पास जमीन नहीं रख सकता, और जो जमीन है, एक्स्ट्रा जमीन है, वो जो एक्स्ट्रा जमीन है वो जमीन उसको गवर्नमेंट को हैंडओवर करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट ने ये जमीन जो लैंडलेस लेबर थे उनके अंदर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर। कानून बहुत अच्छा था, गवर्नमेंट के पास जमीन भी आई, लेकिन जो जमीन आई इसमें लैंड को डिफाइन नहीं किया कि आपको कौन सी लैंड देनी। तो ये जो जमींदार थे यहाँ इन्होंने क्या किया, कनिंगली, चालाकी से जो जमीन बंजर थी, अनफर्टिलाइज थी, जिसमें खेती नहीं हुई थी, जो बहुत फर्टिलाइज लैंड थी, जो बहुत उपजाऊ जमीन थी, जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, वो जमीन तो अपने पास रख ली। और जो जमीन ऐसी थी जो बेकार है, जिसमें वो खेती नहीं कर सकते थे, वो एक्स्ट्रा जमीन जो है वो क्या कर दिया, वो फार्मर्स को। तो जो लैंडलेस लेबर से उनके पास जो जमीन आई, वो जमीन ऐसी आई जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। दूसरा लुक क्या रहा कि इसमें जो है नियर रिलेटिव्स की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। नियर रिलेटिव्स में ये था कि अगर मान लीजिएगा अगर आप एक यूनिट ले रहे हो तो जमींदार, उसके बच्चे और उसकी वाइफ को एक यूनिट माना गया। लेकिन जमींदारों ने जो ट्रांसफर करने में सफल रहे किसमें कि उन्होंने कि हमारी एक्सेस जमीन गवर्नमेंट के पास ना चली जाए, उन्होंने अपने किन तो की, जैसे कि मान लीजिएगा वाइफ का भाई है,
क्योंकि ऐसी डेफिनेशन तो इस सारे कानून में थी नहीं। उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन जो है ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर करने से क्या हुआ, जमीन का ऑनरशिप उनके पास, उतनी जमीन का ऑनरशिप उनके पास रह गया जितना गवर्नमेंट ने लिमिट दी गई थी। तो उससे भी जो ये लैंड सीलिंग का कानून था वो खराब। और तीसरा क्या रहा कि जो सीलिंग लॉ था इसमें कुछ एग्जम्पशन दिए गए, और ये एग्जम्पशन बहुत ज़्यादा हो गए। ये एग्जम्पशन किस किस को दिए गए, टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन, कि जो चाय, कॉफ़ी और रबर की खेती कर रहा है उनके ऊपर लैंड सीलिंग का कानून नहीं होगा, मतलब उससे ज़्यादा जमीन अपने पास रख सकते हैं। ये जो फार्मर जो हैं एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व हैं, पशुपालन में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर ये कानून नहीं हुआ। शुगर केन फॉर्म्स बाय शुगर केन फैक्ट्रीज, की कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो खुद करने की खेती कर रहे हैं, तो जो शुगर केन फैक्ट्रीज हैं जिनके पास शुगर केन फॉर्म्स हैं उनके ऊपर लागू नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जो शुगर केन का प्रोडक्शन करते थे रातों रात उन्होंने शुगर केन फैक्ट्रीज खोल दी, तो वो इस कानून से बाहर चले गए, उनको एक्स्ट्रा जमीन को सरेंडर नहीं करना पड़ा। तो इसका रीजन, इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारी जमीन तो वैसे ही सीलिंग से निकल गई। दूसरा क्या हुआ, जमींदारों ने अपने नियर रिलेटिव्स के नाम जमीन ट्रांसफर कर दी। और तीसरा क्या हुआ, जो जमीन गवर्नमेंट को मिली वो भी जमीन क्या थी, बहुत बेकार थी। तो इस कानून के कारण जो है सिर्फ लेस देन 2% जमीन, मतलब 100% में से लेस देन 2% जमीन को सरप्लस लेवल में, सरप्लस जो है वो डिक्लेयर किया गया, जो टोटल कल्टीवेटिव एरिया का ओनली 1%। मतलब कानून से बाहर 99% जमीन तो कानून से बाहर चली गई। वो जमीन जो कानून से बाहर जाने का मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना था, वो जमीन वैसी की वैसी रही। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 1990 तक देख रहे हैं, लेकिन अगर हम 1990 के बाद भी देखें तो भी आज भी सिचुएशंस यही हैं। सेकंड, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जमीन को एक बराबर कर दिया। ये क्या कानून था, एक किसान है, गांव के 4 कॉर्नर्स में उसके 4 खेत, छोटे 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 खेत हैं। अब सब जगह उसे प्रोडक्शन टेक्निक अपनानी है, इतने छोटे खेतों में नई प्रोडक्शन टेक्निक नहीं अपना सकता, टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर चारों जगह खेती कर रहा है तो वो चारों जगह चक्कर लगाने हैं, चारों जगह उसे पानी देना है। तो ये जो छोटे छोटे खेत हैं, इन खेतों की जगह फार्मर्स को एक जगह बड़ा खेत दे दिया जाए, ये कानून बनाया गया जो था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब ये कानून जो है ये बहुत अच्छा मेथड था। छोटे छोटे खेतों की जगह जो है वो फार्मर को एक जगह बड़ा खेत मिल जाता, जिससे वो न्यू टेक्निक यूज़ कर सकते थे, आने जाने का टाइम उनका वेस्ट होता जो था वो बच जाता। जो बाउंड्रीज वो बना रहे थे, अब 4 खेत है, 4 खेत में 4 बाउंड्रीज बनाई, उतना एरिया खत्म हो गया। एक खेत हुआ तो एक खेत के चारों तरफ सब एक बाउंड्री बनी, तो इतना एरिया बच गया। लेकिन इसमें भी फिर क्या प्रॉब्लम थी, अब जो 4 लैंड है उनमें चारों में सॉइल फर्टिलिटी अलग अलग है, क्वालिटी ऑफ सॉइल अलग अलग है। 2 खेत उसके बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं और 2 खेतों में कम है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब उन चारों खेतों को लेकर उस किसान को एक खेत दिया जा रहा है, तो वो क्वालिटी क्या हो, कई किसानों को बहुत अच्छी क्वालिटी मिली, लेकिन कई किसानों को क्या है, सेम जो है प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं मिली, कि 2 खेतों की अच्छी थी, 2 खेतों की थोड़ी कम थी, तो जो एक मिला के दी गई उसकी प्रोडक्टिविटी उनकी 2 खेतों से बहुत कम थी। तो इससे लोगों ने जो है वॉलेंटरी जो है सीरियस इसको नहीं लिया। उसके बाद दूसरा क्या, जो फार्मर्स हैं वो अपने इमोशनली अटैच होते हैं जमीन से, इकोनॉमिकली के साथ साथ वो इमोशनली सेंटिमेंटली अटैच, कि ये हमारे पेरेंट्स की, हमारे पूर्वजों की जमीन है। तो उन्होंने भी, फार्मर्स ने इस फीलिंग के कारण कि पूर्वजों की जमीन को ऐसे किसी को कैसे दे दे, कैसे दूसरी जगह हम जमीन ले लें, जैसे भी टुकड़ा है हम तो इसी के ऊपर काम करेंगे। तो इमोशनल और सेंटिमेंटली होकर भी इस वाली जो प्लानिंग थी उसमें फार्मर्स ने बहुत कम सहयोग दिया। उसके बाद इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर लैंड रिपोर्ट्स होने चाहिए, अपडेट रिपोर्ट्स होने चाहिए, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स थे ही नहीं। तो उससे क्या हुआ, जो डिस्प्यूट अराइज हुए ऑनरशिप ऑफ लैंड में, कि एक टुकड़े को आप कह रहे हो लेकिन दूसरे ने कहा, उसके भाई ने कि नहीं ये तो मेरे नाम है, तो उससे भी जो डिस्प्यूट्स है वो इंक्रीज हुए, और डिस्प्यूट इंक्रीज होने से फिर ये जो है, ये जो योजना है हमारी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो सकती। थर्ड, इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग इसमें क्या है, मान लीजिएगा 4 किसानों के खेत पास पास हैं,
और वो जो 4 किसान हैं अलग अलग खेती कर रहे हैं, अलग अलग चारों खेतों की बॉर्डर लाइन बनी हुई है। इसमें किसानों को इस चीज़ के लिए एनकरेज किया गया कि वो चारों मिलजुल कर खेती करें, चारों खेतों को एक बना लें, मिलकर फार्मिंग करें, और जिसका जितना एरिया है उस एरिया से वो प्रोडक्शन को डिवाइड करें। ये था कोऑपरेटिव फार्म। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए जो फार्मर्स जो हैं इस तरह की फार्मिंग के लिए एनकरेज हों, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की फार्मिंग करें, जिससे जो है प्रोडक्शन एरिया जो इंक्रीज हो, बर्डन कम हो, और जो छोटे किसान हैं उनको नई टेक्निक का फ़ायदा मिल सके। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग से भी थोड़ा फ़ायदा हुआ कि छोटी छोटी ज़मीन है वो हमारी जो है बड़े खेतों में चेंज हो गई, न्यू टेक्निक को अप्लाई कर सकते। तो ये हमारे पास हुए लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में जो गवर्नमेंट की तरफ से कर सकते। अब हम करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये लोगों ने पर्सनल प्रयास किया। टेक्निकल रिफॉर्म्स हमारे जो बेसिक हैं वो हमारे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी हमने अडॉप्ट की। न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई या जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये मतलब क्या था? सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन होता है कोई चीज जब अचानक होती है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। और ग्रीन एग्रीकल्चर एरिया था, एग्रीकल्चर एरिया में एकदम एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा जिसकी भारत सरकार को भी कोई कल्पना नहीं थी टेक्निकल रिफॉर्म्स के कारण। इसलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन बढ़ा, इस प्रोडक्शन को नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमें पता है उसके ऊपर करीब 75% जो जमीन है, जो लोग हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थे। और एग्रीकल्चर सेक्टर मॉनसून के ऊपर डिपेंड था। अगर मॉनसून अच्छी हुई तो फसल अच्छी हो गई, मॉनसून अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई। इसके कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम होने के जो क्लोज को तोड़ा गया वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये वर्ड बार बार आएगा, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो श्रेय जाता है वो जाता है HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं ये 1960s के आसपास डेवलप किए गए। ये डेवलप किए गए मैक्सिको में बाय नॉर्मन, जो एक वहाँ के साइंटिस्ट थे, डॉक्टर नॉर्मन। उन्होंने मैक्सिको में ये बीज जो है वो डेवलप किए और इनको फिर बहुत सारे देशों में इसके ऊपर रिसर्च होके और इसमें डेवलपमेंट होता चला गया। सबसे पहले मैक्सिको में यूज किया गया, वीट के ऊपर यूज किया गया। वीट के कारण वहाँ इनका जो प्रोडक्शन था मैक्सिको में, वीट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। अब इंडिया में इन बीजों का जो यूज है वो शुरू हुआ 1966 और 1966 में, ये नोट कर लेना, पिछले बार एमसीक्यू में था, 1966 में सबसे पहले खरीफ की फसल में यूज किया गया। जो थोड़ा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है उनको पता होगा, नहीं पता तो दो तरह की फसलें होती है, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है उसका जो सीजन होता है वो जुलाई से अक्टूबर होता है, जैसे ये वाला सीजन जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर तक कट कर दी जाती है। और उसके बाद जो रबी की फसल है वो इसके बाद जब ये कट हो जाती है तब बोई जाती है और वो अप्रैल में काटी जाती है। तो ये जो न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी या ग्रीन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से इंडिया में 1966 में खरीफ फसल में यूज किए गए। सीजन था जुलाई से अक्टूबर।
इनके साथ बहुत ज़्यादा पैकेज चाहिए था। पैकेज क्या चाहिए था कि जो बीज हैं इनके साथ फर्टिलाइज़र चाहिए थे। अगर आपके ट्रेडिशनल सीड्स हैं उसमें अगर आप और जो आपके पास कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है वो भी डाल दोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन HYV जो है सीड्स हैं इनमें आपको बाकायदा केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए। तो ये वही यूज़ हो सकते थे जब केमिकल फर्टिलाइज़र था। प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर इसमें 4 से 10 गुना की ज़्यादा की जरूरत होती है और इरिगेशन फैसिलिटीज में प्रॉपर होनी चाहिए, 100% इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। इनको जब पानी चाहिए तो जब पानी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि इनके बीजों को जब बोया गया तो इसके साथ प्रॉपर जो है सारे एग्रीकल्चर इनपुट्स यूज किए गए। वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें यूज हुई और इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन को फेस किया। ग्रीन रेवोल्यूशन का बार बार बता रही हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। 2 फेज में हुई। फर्स्ट फेज था मिड 60 से मिड 70। मिड 60 से मिड 70 से कुछ एरियाज में अप्लाई किया गया। जो डेयरी फार्मर्स थे, जो डेयर थे, कुछ नया करना चाहते थे, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ फार्मर्स ने इनको अपनाया और इससे जो है वीट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी। दूसरा फेज जो हुआ वो हुआ मिड 70 से मिड 80 के बीच, जब ऐसे कुछ एरियाज में देखा गया कि जो प्रोडक्शन है वो 3-4 गुना बढ़ गया। तो देश के अलग अलग पार्ट्स में भी इसको यूज किया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम आपका जो है मिड 60 से मिड 80। तो ये जो है इन सालों में HYV जो सीड्स थे उनका यूज बहुत ज़्यादा किया गया और बहुत ज़्यादा यूज करने से इंडिया में प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा और इसके जो इफेक्ट हुए वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुए। तो अभी हमने इसमें क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या थे और ग्रीन रेवोल्यूशन को नया नाम न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी कहा गया क्योंकि इसमें HYV के साथ आपको पूरी जो है एक सिस्टम चाहिए। बीज अच्छे हैं, पानी भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, आपको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर ढंग से चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए। इन सबको यूज करके इंडिया में प्रोडक्शन इन बीजों का इस्तेमाल किया गया जिससे प्रोडक्शन हमारे पास बहुत तेजी से बढ़ी। 66 में यूज करने शुरू हुए थे और 80s तक ये ऑल ओवर इंडिया में सब में फैल गए। तो अगर आप इसके इफेक्ट देखो, क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। ये सबके एक साथ हम कर रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या क्या कह रहे हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर या एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ NAS न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी या एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सबके आपको इफेक्ट जो है वो एक जैसे देने हैं। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स के इफेक्ट पूछे जाएं, ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट पूछे जाएं या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी उसके इफेक्ट पूछे जाएं। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ कि इससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे इफेक्ट में, पॉजिटिव पॉइंट्स में, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हमारे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। खासकर गेहूं, वीट और राइस का प्रोडक्शन जो है इसमें बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन जब इंक्रीज हुआ इससे हमारे पास मार्केट सरप्लस क्रिएट होने लगा। मार्केट सरप्लस कैसे क्रिएट होने लगा कि पहले प्रोडक्शन इतना कम होता था जिसमें सिर्फ फार्मर्स का ही गुजारा चलता था, ओनली फार्मर जो है उनका गुजारा चलता था। लेकिन क्या हुआ, प्रोडक्शन जब इतनी तेजी से बढ़ा तो फार्मर्स अपनी जरूरत के लिए अनाज रखकर बाकी को मार्केट में बेच सकते थे। इसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? Marketable surplus refers to part of agriculture production which is sold in the market by farmers
आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले मार्केटेबल सरप्लस निकलता ही नहीं था क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम थी, तो प्रोडक्शन इतना कम होता था कि वो प्रोडक्शन जो है सिर्फ फार्मर्स के कंजम्पशन में यूज हो जाता। तो फर्स्ट फायदा क्या हुआ इससे कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो इससे मार्केटेबल सरप्लस बढ़ा। सेकेंड, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब जब देश में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया तो गवर्नमेंट ने उसका स्टॉक रखना शुरू कर दिया, जिस स्टॉक को नाम दिया गया बफर स्टॉक। और इस बफर स्टॉक का यूज़ जब देश में अकाल ग्रोथ पड़ते थे उस समय यूज़ करते थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद देश में अकाल जब भी कभी पड़ा, ग्रोथ जब भी हुआ, तब भी भूखमरी से लोगों की मौतें नहीं हुई। तो ये जो फूड ग्रेन की कमी के कारण जो देश में डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ क्योंकि गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाने लगी। तीसरा फायदा क्या हुआ, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, कि जो जब प्रोडक्शन बढ़ा वीट और राइस का, तो इससे जो इनकी जो प्राइस है वो भी थोड़ी कम हुई। अब जो लो इनकम ग्रुप क्लास है वो अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ फूड आइटम्स के ऊपर खर्च करता है, फूड क्रॉप्स के ऊपर। जब इनके दाम कम हुए तो फायदा उसको। लेकिन ये सिर्फ इसके पॉजिटिव इफेक्ट नहीं रहे, इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। जैसे हमने हर एक कानून किया, हर एक कानून की कुछ लिमिटेशन थी, ऐसे यहाँ इसकी भी कुछ लिमिटेशन रही। तो लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट है, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। ये जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV जो सीड्स इस्तेमाल किए, ये सीड्स इस तरह के थे कि इनके ऊपर जो कीड़े हैं, पेस्ट है, वो बहुत जल्दी जो है वो अटैक कर लेते। मतलब आप कह सकते हो अगर अपनी ह्यूमन टर्म्स में बात करें, इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक नहीं थी, उनमें जल्दी कीड़ा नहीं लगता था, लेकिन इनमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता था। तो कीड़े लगने की वजह से इनमें पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था। दूसरा क्या है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कुछ ही एरिया तक लिमिट रही। कुछ राज्य थे, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कुछ राज्य थे जहां इसका असर दिखा, लेकिन और जो एरियाज थे वहां इनमें ज्यादा असर नहीं नजर आया। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कुछ राज्य थे जो लगातार ऐसे में, लेकिन और राज्य जो है इससे बिल्कुल अछूते। थर्ड, इसकी लिमिटेशन, लिमिटेड क्रॉप्स, कुछ ही क्रॉप्स, सिर्फ इसका जो असर है HYV, बहुत सारी फसलों के इस्तेमाल हुए, लेकिन इंडिया में सिर्फ 2 फसलों में कामयाब रहे, वो थे वीट एंड राइस। तो इनका असर सिर्फ हमारी 2 जो क्रॉप थी, वीट और राइस, उस तक रहा। फोर्थ क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में फिर इनइक्वालिटीज बढ़ी। इसके कारण क्यों, क्योंकि मैं बताया था HY जो सीड्स है उनके लिए पूरा पैकेज चाहिए। पहले बीज महंगे खरीदो, चलो बीजों पे गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही थी, आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था, इरिगेशन फैसिलिटीज सिर्फ जो बड़े फार्मर थे, जमींदार थे, बिग लैंडलॉर्ड थे, वही कर सकते थे। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, इसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए। ये इस तरह के इनपुट्स जो हैं वो केवल क्या है, रिच फार्मर्स हैं। इस तरह के इनपुट्स केवल रिच फार्मर्स ही यूज कर सकते थे। जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास तो इतना पैसा था ही नहीं, ना बीज खरीदने के लिए पैसा, बीज खरीदने तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं। उसके अंदर भी बताया था मैं, पेस्ट अटैक बहुत जल्दी होता था, तो जो आपके पास पेस्टिसाइड्स है उनके खरीदने के लिए पैसा नहीं। तो इससे क्या हुआ, जो स्मॉल फार्मर्स थे वो इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाए, सिर्फ जो लार्ज फार्मर्स थे, अमीर फार्मर्स थे, उन्होंने इनको यूज किया। तो उसका ये रिजल्ट हुआ कि जो रिच फार्मर्स थे वो और ज़्यादा रिच होते चले गए, और जो पुअर फार्मर्स थे वो और ज़्यादा पुअर होते चले गए। तो ये हमारे पास हो गया कि जो 90s तक हमारा क्या इफेक्ट रहा, और इस इफेक्ट में आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ। अब अगर हम इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखें, क्रिटिकल एप्रिसिएशन मतलब क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। अब अच्छे में तो क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण देश में प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, देश सेल्फ सफिशिएंट हो गया, दूसरे देशों के ऊपर जो हमें डिपेंडेंस है वो कम होती चली गई, बफर स्टॉक बनाया,
देश में भूखमरी से होने वाली जो मौतें हैं वो कम हो गई। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको दोनों चीजें देनी है। ड्रॉबैक्स इसके क्या रहे, एक तो क्या है, इसमें इनइक्वालिटीज का जन्म, अमीर और गरीब और। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो डिपेंडेंसी मैन पावर थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अब भी उतनी है। फर्क कितना हुआ है कि जो आपके पास 72% था, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में 49%। और देश की आधी आबादी आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, जो हमारी अंडर डेवलपमेंट का एक साइन है। तो ये गवर्नमेंट नहीं कर पाई कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना डेवलप कर दिया जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर से उसमें मैन फोर्स को जो है शिफ्ट किया जा सके। तो ये ड्रॉबैक है, लेकिन फिर भी फायदा हुआ। 1947 के कंपैरिजन में अगर हम 1990s तक देखें, क्योंकि चक्र हमारा क्या है 1990s तक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी फायदा हुआ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, काफ़ी उसके अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास मिले। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसे हमारे एक सेक्टर को करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस करेंगे।